बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार, मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि से जुड़ी होती है हमारी हर बात, क्योंकि खेती बाड़ी ही तो है हमारी पहचान। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी जिला में मछली पालन के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत। इस वर्ष बढ़ेगी धान की खरीदारी और बढ़ेगा धान की खेती का रकबा। अगाध फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद कुंवारी। अब समाचार विस्तार से। खूंटी जिला में मछली पालन के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं हैं बीज उत्पादन हेतु नए हैचरी की स्थापना, नया रियरिंग तालाब निर्माण, मिश्रित मछली पालन, डैम में मछली अंगुलिकाओं का संचयन और केज अधिष्ठापन, रंगीन मछली ब्रीडिंग, मछली कोल्ड स्टोरेज एवं आइस प्लांट निर्माण, रेफ्रिजरेटेड वाहन, आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, मछली चारा प्लांट, खुदरा मछली बाजार निर्माण और नाव एवं जाल वितरण। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय खूंटी में 25 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। बेहतर मानसून को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने राज्य के किसानों से धान की खरीदारी का लक्ष्य बढ़ा दिया है। धान खरीद का लक्ष्य 1.5 गुना बढ़ाते हुए इसे 4,50,000 मीट्रिक टन कर दिया है। इसके साथ ही धान की खेती का रकबा भी 3 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया गया है, यानी इस वर्ष 18 लाख हेक्टेयर जमीन में धान की खेती करने का निर्णय लिया गया है। अदरक फसल में गलन की समस्या होती है। इससे बचाव के लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य करें। इसमें पहला ये कि अदरक की बुआई मेड़ बनाकर करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सिंचाई के लिए टपक सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था करें। अदरक की खेती मुख्य रूप से बरसात के मौसम में होती है। इस मौसम में की जाने वाली खेती की एक मुख्य समस्या है जल जमाव। लगातार बारिश होने, जल निकास की व्यवस्था न होने और जल जमाव होने से अदरक के कंद गलने लगते हैं। इससे बचाव के लिए ऊंची मेड़ बनाकर अदरक लगाएं और जल निकास की व्यवस्था करें। साथ ही सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई का इंतजाम करें। हाँ किसान भाइयों, अदरक हल्दी में जो है, खासकर अदरक में जो है गलन की समस्या बहुत तेज आती है। तो अगर आप ड्रिप पे लगाते हैं, ऊंचा बेड बना के लगाते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको गलन की समस्या नहीं आती है। तो आप टपक सिंचाई विधि वाला जो है बेड पे आप अगर करते हैं खेती तो आपको फायदा होगा। राज्य के किसान फूलगोभी की अगाध खेती के लिए जुलाई की वर्तमान तिथि से लेकर अगस्त तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में अगाध फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद कुंवारी, पूसा केतकी या पूसा दीपाली लगाएं। अगाध फूलगोभी की बुआई में 700 से 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 7 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद कुंवारी, पूसा केतकी या पूसा दीपाली लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई खेत की तैयारी करने और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में अगेती और पिछेती ब्लाइट रोग के रोकथाम के बारे में। किसान भाई टमाटर फसल को अगेती या पिछेती ब्लाइट रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब या कैप्टान दवा का उपयोग करें। इस दवा की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। जरूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। आज हम बातें करेंगे नर्सरी में लाह पोषक पौधों की तैयारी व प्रबंधन के बारे में। आइए विस्तार से जानते हैं फीचर के माध्यम से। वन प्रदेश होने के कारण झारखंड में लाह उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। लाह की खेती के लिए तकरीबन 400 प्रकार के पोषक वृक्ष होते हैं, जिनमें अधिकांश राज्य में पाए जाते हैं। लेकिन बेर, पलाश, कुसुम और सीमिया लता प्रमुख लाह उत्पादन के पोषक वृक्ष हैं। अगर लाख का पोषक वृक्ष की बात है तो करीब 400 पोषक वृक्ष है, लेकिन सब पोषक वृक्ष में सक्सेसफुली लाख कल्टीवेशन नहीं होता है। तो सक्सेसफुली लाख कल्टीवेशन करने के लिए मुख्य तौर से जो 4 पोषक वृक्ष है, कुसुम, बेर, पलाश और फ्लेमिंजिया सीमिया लता, इसी में हम लोग नर्सरी तैयार करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करते हैं। आमतौर पर कुसुम की नर्सरी बेड बनाकर या पॉली ट्यूब में की जा सकती है। अगर पॉली ट्यूब में कुसुम की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आवश्यक पोषक तत्वों का मिश्रण कर पॉली ट्यूब तैयार करें। किसान भाई के लिए ये अहम जो सजेशन मेरा है कि 4 पोषक वृक्ष का जो है, इसका 2 तरीके से इसका नर्सरी तैयार किया जा सकता है। नंबर 1 है कि एक नर्सरी पॉली ट्यूब जो नॉर्मली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसका नर्सरी तैयार करते हैं, उसी तरीके से हम लोग इसको भर करके, मिट्टी भर करके उसमें बुआई करके फिर इसका नर्सरी तैयार करते हैं। ये चारों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन फ्लेमिंजिया सीमिया लता जो आपका बूसी लैक होस्ट है, इसमें अगर हम लोग दोनों मेथड का लगाया जा सकता है। अगर नर्सरी पॉली ट्यूब से नहीं लगाते हैं तो उच्चतल सीड बेड यानी ज़मीन में ही इसका नर्सरी हम लोग तैयार कर सकते। और उसके लिए क्या तरीका है, करीब 30 सेंटीमीटर का इंटरवल में रोज़ लगाते हैं और हर रो का अंदर में 5 से 6 सेंटीमीटर का दूरी में इसका बुआई करते हैं। तो इस तरीके से अगर ये करेंगे, नर्सरी रेज करने का कोशिश करेंगे, तो दोनों तरीके से हम लोग नर्सरी रेज कर सकते हैं। जब बेड अथवा पॉली ट्यूब में नर्सरी तैयार की जाती है तो इसमें तमाम तकनीकों एवं अनुसंधानों का लाभ लिया जा सकता है। वैज्ञानिक तरीके से पौधों को तैयार करने पर इनकी बढ़वार और अंकुरण अच्छा होता है। ये देखिए, कुसुम, बेर, पलाश हम लोग का नर्सरी का तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है कि एक सीमित जगह का अंदर में अधिक से अधिक पौधों को हम लोग उचित निरीक्षण का अंदर में इसका तैयार करना। ये है हमारा मुख्य उद्देश्य, ताकि पहला जो 3 महीना का एक स्टे नर्सरी में रहता है उसमें उचित वृद्धि पौधों का हो जाए, ताकि मुख्य भूमि में जब स्थानांतरित किया जाए तब वो ठीक से बढ़ पाए और एस्टैब्लिश बढ़िया से हो जाए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो। इसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी तरह तरह का डेवलप करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग देखे हैं कि अगर कुसुम पेड़ को छोड़ करके बाकी जितना है बेर, पलाश और सीमिया लता, इसमें अगर ओवरनाइट सोकिंग करके और जर्मिनेशन करने का कोशिश करते हैं तो करीब 65 to 75% जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन कुसुम पेड़ में ये बहुत कठिनाई है और इस चीज़ को कभी 20% भी होता है, कभी 40% भी होता है, कभी 2%, 5% भी होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए लाह अनुसंधान के क्षेत्र में जुड़े वैज्ञानिक पेड़ के चुनाव, 2 पेड़ों की दूरी के साथ साथ मौसम से जुड़े परिवर्तनों के आधार पर कुसुम के बीजों को एकत्रित करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि सीड
तो किसी साल मिल जाता है, किसी साल नहीं मिलता है। लेकिन इसलिए हम लोग ये सुझाव देते हैं कि जिस साल मिलता है उस साल 2-3 साल के लिए एक साथ स्टोर करके रख लें। और जो एक वायुरोधी कोई आपका बर्तन नहीं तो जार, उसके अंदर में इसको स्टोर करके रख देंगे तो ये काफ़ी दिन तक आपका इसका वायबिलिटी बना हुआ रहेगा। और अभी हम किसान पूछ सकते कि कैसे बताएंगे कि कौन साल में अच्छा होगा, कौन साल में अच्छा नहीं होगा। इसके लिए मैं बताता हूँ कि मई महीना में अगर बहुत लू चलता है और बारिश खास करके कम होता है और ख़ास करके उसका जो अंतिम सप्ताह में बहुत कम बारिश होता है, उस केस में लेकिन उस साल प्रोडक्शन कम होता है, फल का भी प्रोडक्शन कम होता है और जो फल प्रोडक्शन होता है उससे जर्मिनेशन का परसेंटेज भी बहुत कम होता है। इसीलिए उस पर्टिकुलर ईयर से हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा। जिस साल प्रोडक्शन अच्छा होता है उस साल पर्याप्त मात्रा में बीज को कलेक्शन करके रख लेना होगा। कुसुम के पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए कृषि वैज्ञानिक जुलाई के पहले सप्ताह में ही फलों को तोड़कर बीज निकालने की सलाह देते हैं। इसके बाद हम अगर देखेंगे कि बीज जब इसका फल जब तैयार हो जाता है, पक जाता है जुलाई का पहला सप्ताह में, उसी समय हम लोग बीजा को इससे निकाल करके बढ़िया से धो करके ताकि जर्मिनेशन इसका परसेंटेज बढ़े, इसलिए एक हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 3 से 6 घंटा तक हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इससे करीब 30 से 40% जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाता है। और जब इसका सोइंग करते हैं यानी बुआई जब करते हैं, तब हम लोग इस जीवाणु खाद जैसे एजाटोबैक्टर हुआ, भैम हुआ, इसके साथ हम लोग अगर सोइंग करेंगे तो इससे भी आपका जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ता है। और जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ने का साथ साथ आपका इसका वृद्धि भी बहुत अच्छा होता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से लाह पोषक वृक्ष झारखंड में उपलब्ध हैं, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधानों और कृषि की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर लाह पोषक वृक्षों की नर्सरी तैयार की जाए तो यह ज्यादा लाभदायक साबित होगा। हमारे खेतों में धान लग चुका है और अब हमें अपने धान की खास करनी है देखभाल। तो आइए जानते हैं कि धान फसल की देखभाल हमें कैसे करना है और कीटों से इन्हें कैसे बचाना है। झारखंड के कुल खेती होने वाले क्षेत्र का तकरीबन 85% हिस्सा खाद्यान्नों के उत्पादन से जुड़ा है। तमाम खाद्यान्नों में भी सर्वाधिक हिस्से में धान की खेती की जाती है। जहाँ तक किस्मों का सवाल है तो किस्मों का चयन किसान भाई खेत की परिस्थिति के अनुसार चयन करें, जैसे कि 2-1, 2-2, 2-3 और टाण। इन तीनों परिस्थिति के लिए 3-4 परिस्थिति के अलग अलग किस्मों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आप टाण भूमि में बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए कम अवधि वाले, जैसे कि 100 दिन से कम अवधि में पकने वाले किस्मों का चयन करते हैं, जैसे कि वंदना है और अंजलि है, BVD 109 है, BVD 110 है और इत्यादि। ये सब जो किस्में हैं जो कि अपलैंड के लिए जैसे टाण भूमि के लिए अनुशंसित है। उसी लिए 2-2 और 2-3 के लिए जो मध्यम भूमि है उसके लिए 120 से 125 दिन में पकने वाली फसलें अनुशंसित की गई हैं। जैसे कि हमारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक किस्म है BVD 203 और इसके अलावा IR 64 DRT1 जो कि सूखा रोधी है, नवीन है, ललाट है। ये 3-4 जो किस्में हैं ये झारखंड के लिए काफ़ी उपयुक्त किस्में हैं। इसके अलावा जो यदि आप 2-1 में जाना चाहते हैं, जो निचली ज़मीन है उसके लिए जो किस्में हैं वो अलग किस्में हैं, जैसे कि स्वर्णा है, BPT 5204 है, शाम्बा मसूरी जिसको कहते हैं, और राजश्री है। तो ये 3-4 किस्में जो हैं वो विभिन्न परिस्थितियों के लिए झारखंड के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा यदि किसान भाई हाइब्रिड धान लगाना चाहते हैं, संकर धान, तो उसके लिए जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किस्में हैं उनमें PSC 807, PSC 8744, एराइस तेज और एराइस 6444 गोल्ड है। तो ये सब किस्में जो हैं अच्छी पैदावार देती हैं। तो इस तरह किस्म सही
किस्मों का चुनाव करने के लिए, सही परिस्थिति के लिए सही किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है। हालांकि समय पर मानसून के आगमन के कारण किसान भाई बिचड़े भी उचित समय पर तैयार कर चुके हैं। बावजूद इसके बीजोपचार संबंधी जानकारी उनके लिए काफी लाभदायक है। अपने धान की बुआई करते के वक्त आप जो है या तो आप धान की सीधी बुआई कीजिए या नर्सरी में सीड डालिए, तो बीजोपचार बहुत ही आवश्यक है। बीजोपचार को ऐसे समझ लिए कि ये जैसे आदमी में टीकाकरण होता है रोगों के विरुद्ध, उसी तरह हम पौधों में धान की पौधे को में टीकाकरण करते हैं विभिन्न रोग के लड़ने की क्षमता को विकसित करने के लिए। इसमें जो है बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से अपना उसका उपचारित करें, बीजोपचारित करें और उसके बाद ही आप बीज स्थली में या धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई जब खेत की जुताई करते हैं तो अंतिम जुताई के बाद सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालते हैं एवं रासायनिक उर्वरक आवश्यकता अनुसार खेतों में डालते हैं। तो बहुत सारे किसान भाई जो है वो बीज स्थली डाल दिए होंगे। कुछ किसान भाई जो कि बीज स्थली उनका 10-15 जून को आप डाल दिए होंगे तो वो रोपाई की अवस्था में आ गया होगा। तो जो आप रोपाई करने के लिए जो किसान भाई तैयार हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि अपने खेत की एक बार गहरी जुताई तो आपने कर ही लिया होगा हल से या ट्रैक्टर से, उसके बाद इसमें पानी डाल दें। पानी डाल दे के बाद उसको पानी को कुछ दिन छोड़ दें ताकि जो भी उसका खरपतवार है, चाहे उसका ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे आप जो सड़ी हुई गोबर की खाद डाले हैं वो सड़ जाए। उसके बाद आप उसको हल से या फिर कदवा करने वाली मशीन से उसको कदवा कर लें। मैं एक किसान भाई को सलाह देना चाहता हूँ कि हर परिस्थिति के लिए अलग अलग जो उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो उर्वरक की आवश्यकता में कुछ किसान भाई सिर्फ DAP डाल देते हैं, कुछ किसान भाई सिर्फ यूरिया डाल देते हैं। तो आप धान की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों का जो समुचित मात्रा है उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको मध्यम भूमि में आपको डालना है, खाद डालना है, तो उसके लिए 80, 40 और 20 kg नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उसको आप डालें तथा निचली ज़मीन के लिए 120, 60 और 40 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डालें। जहाँ तक टाण का सवाल है तो 60, 30 और 20 kg NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है आप अपने खेत में डालें। इस प्रकार आप उचित उर्वरक की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो पैदावार अच्छी होती है। इस समय रोपाई का काम जोर शोर से चल रहा है। रोपाई के दौरान कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें। पौधों को इस तरह से रोपाई करें ताकि उन्हें सूर्य की रोशनी समुचित मात्रा में मिल सके। और दूसरी बात यह है कि किसान भाई आप जब भी लगाएं तो कोशिश करें कि हमारा जो माने कि जो लाइन रहे वो उत्तर दक्षिण की ओर होना चाहिए रोपा का। इससे क्या होता है कि सूर्य की किरणें जड़ तक पहुंचती है और पौधे का विकास अधिक होता है। और लेकिन ये किसान भाई के खेत की परिस्थिति के पर निर्भर करता है। यदि परिस्थिति ऐसी है कि हम उत्तर दक्षिण लगा दें तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। अब रहा जैसे कि आपने मान लीजिए कि किसान भाई आप अनुशंसित किस्म लगा रहे हैं, सब चीज़ ठीक ठाक रहा है, बीज ये इसकी समस्या आ जाती है, खरपतवार नियंत्रण की समस्या आ जाती है। तो खरपतवार नियंत्रण की समस्या के लिए बहुत सारा किसान में ये बाज़ार में उपलब्ध खरपतवार नाशी है या फिर आप जो है निकौनी भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप यदि वैज्ञानिक ढंग से धान की खेती करेंगे तो अच्छी पैदावार होगी। रोपाई के बाद खरपतवारों के नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा पैदावार पर असर पड़ेगा। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए निकौनी करें। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण इस बार किसान के लिए बहुत ही विकट समस्या है। इसके लिए हमने दो या तीन जो है जो रसायन का अनुशंसा किया है। उसमें पहला रसायन है वो प्रेटलाक्लोर है। प्रेटलाक्लोर एक जैसे आप लगा लिए रोपा कर लिए, रोपा के दूसरे या तीसरे दिन आप प्रेटलाक्लोर से खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं और इसकी मात्रा होनी चाहिए 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके रोपाई के दूसरे या तीसरे दिन इसका छिड़काव करें। उसके बाद जो है 10 से 15 दिन बाद एक नॉमिनी गोल्ड करके बाज़ार में आता है, 20 पाइरीबैक सोडियम के नाम, 20 पाइरीबैक सोडियम है जो कि नॉमिनी गोल्ड के नाम से आता है। तो उसका
करीब आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के जो रोपाई के रोपाई के 20-25 दिन के बाद उसका जो है छिड़काव करने से यदि आप इन दोनों रसायन का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में जो खरपतवार की समस्या का पूर्ण समाधान हो जाएगा, बशर्ते कि मैंने जो मात्रा बताई है और मैंने जो समय बताया है उसका आप ध्यान रखें। धान राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। अतः समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए तरीकों का इस्तेमाल करें और उपज बढ़ाएं। देखा ना किसान भाई बहनों, छोटी छोटी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे जाती है। समय हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले फटाफट निकालिए कॉपी कलम, क्योंकि आपको हमारा पता जो लिखना है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि आप कृषि दर्शन के हर अंक को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं अपने मोबाइल पे। जी हाँ, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से। अब हमें इजाजत दीजिए ताकि अगले अंक में फिर से नई जानकारी के साथ आपके साथ हम बातें करें, बहुत सारी बातें साझा करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।